मैं डॉक्टर देव सिंह अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल देव सिंह एजुकेशनल हब जो कि सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आरंभ किया गया है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में साइंस के टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसके पहले आपने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड हैं, वो आप देख लीजिएगा। और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सभी करने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से अध्ययन करिए कि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लगभग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, अगर हम बात करें कि साइंस के बारे में, तो साइंस में कई सारे आपको इसकी शाखाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा जिसे हम बायोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, और ये बायोलॉजी से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना और प्रायिकता बहुत अधिक होती है और पूछे भी जा रहे हैं। बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट्स में देखते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी में हम लोग जू मतलब होता है जंतु और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति। बायोलॉजी, इसके जनक अरस्तु मैंने आपको बताए। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। जैसा कि आप पहली लाइन में ही देख रहे हैं थियोफ्रेस्टस, तो जो हमारा बॉटनी के जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जो कि अरस्तु के शिष्य थे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लीनियस को कहा जाता है। लीनियस वो हैं जिन्होंने द्विनामकरण पद्धति दी थी, यानी किसी भी प्लांट के या किसी भी एनिमल के दो नाम होते हैं साइंटिफिक बेस पे, जिसमें एक जीनस होता है और दूसरा उसकी स्पीसीज होता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक भी लीनियस है। टैक्सोनॉमी दैट मीन्स वर्गीकरण। पादप कार्यकी, पादप कार्यकी स्टीफन, इन्होंने प्लांट्स की फिजियोलॉजी के बारे में बताया था, किस प्रकार प्लांट्स जो है वो वर्क करते हैं, प्लांट्स की बॉडी, प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर में जो भी वर्क होते हैं उनके किस प्रकार वो इनिशिएट होते हैं। प्राकृतिक चयनवाद चार्ल्स डार्विन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्राकृतिक चयनवाद के जनक कौन है? डार्विन है। इससे तात्पर्य यह है माय डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक चयनवाद की प्रकृति स्वयं यह सेलेक्ट करती है कि हमें किस प्रकार का एडेप्टेशन चाहिए। चयनवाद वो खुद ही सेलेक्ट करती है, यानी अपने इन्वायरमेंट की कंडीशन के अनुसार वो बॉडी में परिवर्तन ला देती है। जैसे मैदानी भागों में अगर पाए जाने वाले हम पेड़ों की बात करें, मैदानी भागों में, तो उनमें कुछ अलग फीचर्स होते हैं। और अगर हम बात करें जो ऐसे क्षेत्र जैसे मरुस्थल हो गए, तो मरुस्थल वाले क्षेत्रों के पौधों में अलग एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, यानी प्रकृति उनमें बदलाव ला देती। जैसे कि आपने देखा होगा कि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइक की तरह हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, जिससे वाटर लॉस कम हो। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ के पौधों में और जो मैदानी भागों के पौधे उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है। जो ठंडे प्रदेशों में एनिमल्स होते हैं उसमें देखिए अलग एडेप्टेशन होते हैं, उनके बड़े बाल होते हैं, फर होते हैं बॉडी में, और अब मैदानी भागों वाले करेक्टर्स अलग होते हैं थोड़ा। तो ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। भारतीय पादप विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है, इंडियन प्लांट्स बायोलॉजी, तो उसमें विलियम रॉक्सबर्ग आते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी इसको भी हम लोग एक पढ़ेंगे, इसका पूरा एक वीडियो भी बनाएंगे साथ में, तो ये अलग से टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। पारिस्थितिकी के आर मिश्रा है इसके जनक। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है MOP आयंगर। रिमेंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय कवक विज्ञान EJ वुटलर, ध्यान रखिएगा, भारतीय कवक विज्ञान के जनक EJ वुटलर है। इसके सबके हम लोग अलग अलग वीडियो पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे शैवाल के बारे में, कवक के बारे में, ठीक है, ये सब अलग अलग पढ़ेंगे तो डिटेल में एनालिसिस होगी। भारतीय जीवाश्म वनस्पति बीरबल साहनी है, ठीक है, पेलियोबॉटनी कहा जाता है इसको, इसके बीरबल साहनी है। तो दोस्तों, पेलियोबॉटनी में हम लोग ऐसे पौधों का अध्ययन करते हैं जैसे जो विलुप्त हो चुके हैं या जीवाश्म बन चुके हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे।
इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तो देखिए आप प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में, इसके जनक एडवर्ड जेनर है। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यून सिस्टम। दोस्तों इम्यून सिस्टम के बारे में जेनर साहब ने बताया था, और एडवर्ड जेनर का नाम और भी कई जगह पे आता है। आप लोग इनका बता सकते हैं कि इन्होंने किस टीके के बारे में सबसे पहली बार बताया था। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। बाद में आंसर बताऊंगा, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अनुवांशिकी दोस्तों, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, इसके ग्रेगर जॉन मेंडल है इसके जनक। ठीक है, अनुवांशिकी दैट मीन्स द करेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसे हम जेनेटिक्स भी इंग्लिश में कहते हैं। तो मेंडल ने इसके बारे में बताया था। तो मेंडल के नियम भी हैं, रूल्स भी हैं, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, ह्यूगो डिवरीज इसके जनक हैं। उत्परिवर्तन का अर्थ है कि बॉडी में अचानक से आए हुए परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। द सडन चेंज इन अ बॉडी दैट इज म्यूटेशन, और इसके जनक ह्यूगो डिवरीज है। भारतीय बायोलॉजी, इंडियन बायोलॉजी, तो एसआर कश्यप है इसके जनक। जीव विज्ञान अरस्तु, मैं आपको बता चुका हूँ। जंतु विज्ञान अरस्तु, और कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ और, जैसे चिकित्सा शास्त्र के जनक, तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है चिकित्सा शास्त्र के। ऐसे ही होम्योपैथी, एलोपैथी, तो होम्योपैथी के भी जनक कई बार पूछे गए हैं, तो हैनीमैन है उसके जनक, हैनीमैन। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके कुछ। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्लांट्स की शाखाओं के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछे गए, और हम लोग एक एक करके ही टॉपिक चलेंगे सारे। दोस्तों प्लांट्स की अगर ब्रांचेस की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले देखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पादप आकार की, यानी हम इसमें प्लांट्स के आकार, बनावट और उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है हम लोग उसकी बात करते हैं इसमें। इसके बाद साइटो जेनेटिक्स। तो साइटो जेनेटिक्स क्या है? कोशिका अनुवांशिकी। कोशिका के अंदर जो भी ऐसी चीज़ें जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट करती हों, उनका अध्ययन करना साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। तो हम इन चीज़ों का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स के अंदर करते हैं। देख लीजिए, कोशिका के अंदर सभी चीज़ों का, कोशिका तथा केंद्रक के विभाजन की विधियों तथा प्रजनन का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। थर्ड में आ जाता है हमारा प्लांट इकोलॉजी। तो दोस्तों प्लांट इकोलॉजी यानी पादप पारिस्थितिकी, वातावरण, पादप और आपसी संबंध, यानी वातावरण के साथ प्लांट्स के क्या रिलेशन होते हैं उसको हम लोग प्लांट इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऐसे ही एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, लैंगिक जनन की विधि में युग्मक बनते हैं, गर्भाधान के पश्चात भ्रूण का पूरा विस्तार से अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी का अर्थ बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी आपने इस प्रोसेस को देखा होगा कि द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम मदर की बॉडी में देखें तो ओवम, और अगर हम मेल की बॉडी में देखें तो स्पर्म। स्पर्म और ओवम के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, और फर्टिलाइजेशन के पश्चात स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है। इसके बाद आगे की स्टेप हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो वो चीजें हैं एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। इवोल्यूशन दोस्तों देखिए एक एक करके समझते चलेंगे तो आसानी होगी आपके लिए, और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा सभी लोग। जो भी कुछ मैं बोलता हूँ सब महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला अभी मैंने आरंभ किया है। दोस्तों इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन प्राणी और पादपों का विकास। इवोल्यूशन का अर्थ सीधा सा मतलब यह है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति में परिस्थितियों के अनुसार या वातावरण के अनुसार जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें हम इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, मानते हैं कि मनुष्य का जो विकास हुआ है वह एक बंदर से हुआ है, बंदर से मानव, इसके बीच में जो भी स्टेज कंप्लीट हुई हैं उन्हें हम इवोल्यूशन की श्रेणी में रखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन का अर्थ है शरीर में समय और प्रकृति के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं और आगे चलकर वह व्यक्ति वातावरण के अनुसार एडजस्ट हो जाता है, तो उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं।
आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में, यानी पादप क्रिया विज्ञान, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए, प्लांट से रिलेटेड जो भी कुछ है, कोई भी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, यानी प्लांट्स में जो लाइफ प्रोसेस होता है उसका पूरा अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे कि किस प्रकार से रिस्पिरेशन होता है, किस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन होता है, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें स्टडी करते हैं और आगे चल के हम लोग इसका अध्ययन भी करेंगे। पेलियोबॉटनी, मैं अभी बात ही कर रहा था पेलियोबॉटनी की। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्म या पादपाश्म विज्ञान, पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो विलुप्त हो चुके हैं, जो लाखों साल हजारों वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब वो इस अर्थ में नहीं पाए जाते हैं। टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण में, जैसे पादप, संघ, वर्ग, गण, कुल, फैमिली इत्यादि, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। डॉक्टर डीजे हुकर या हुकर, इन्होंने फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये एक पुस्तक लिखी थी 1860 ईस्वी में। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया था दोस्तों, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे, सबसे अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि इससे रिलेटेड है, यानी पादप वर्ग की, प्लांट टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी दैट मीन्स डिवीजन करना। प्लांट्स को हम लोग, इतने सारे प्लांट्स होते हैं, उनका अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो उनकी बनावट के अनुसार, उनके प्लेसेस के अनुसार, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग उनकी फैमिली, उनके गुण, कुल, इस प्रकार हम उनको डिवाइड कर देते हैं, बना देते हैं। यानी पौधों के आकारिकी लक्षणों के साथ साथ भौगोलिक वितरण, शारीरिक लक्षणों, रासायनिक संगठन, आणविक लक्षणों, ठीक है, आणविक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए, अब तक कुल देखा जाए तो 4 लाख जातियां ज्ञात हैं, जिसमें 70% जातियां पुष्पीय पौधों की हैं, यानी उसमें पुष्प पाए जाते हैं 70%, और बाकी जो 30% है वो अलग हैं, जैसे एल्गी हो गया इत्यादि इस टाइप की, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोशिका वर्गीकी, यानी साइटोटैक्सोनॉमी। कोशिका संरचना व संगठन के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। रासायनिक वर्ग की केमोटैक्सोनॉमी, रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी जो भी उसमें केमिकल बेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देखिए, हर प्लांट्स में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए ही जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर आज आप देख ही रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की मेडिसिन वगैरह ये सब तैयार की जाती हैं। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर प्लांट में होता है। आणविक वर्ग की मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, अनुवांशिक पदार्थ के आधार पे। अनुवांशिक पदार्थ यानी उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अनुवांशिक मटेरियल आपको पता ही होगा, डीएनए, आरएनए वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें। वर्गीकी शब्द शास्त्री एपीडी कैंडोले ने दिया था 1834 में अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, इसमें दिया था इन्होंने। कैरोलस लीनियस की भी बात आती है, इनकी पुस्तक थी सिस्टमा नेचुरी, इन्होंने वर्गीकरण विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट, कैरोलस लीनियस। वर्गीकी के अंतर्गत क्या क्या कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। जाति को पहचानना, विवरण प्रस्तुत करना, ठीक है, आधारभूत वर्ग की इकाई को पहचानना, सजीवों की समानताओं एवं पारस्परिक संबंधों के आधार पर इन इकाइयों का समूहबद्ध करने तरीकों से विकास करना। तो ये सारे कार्य जो है यहाँ पर, यानी वर्गीकी के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही थी। वर्गीकी के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिकी टैक्सोनॉमिस्ट एक थे चार्ल्स बेसी। चार्ल्स बेसी के अनुसार अगर हम देखें, कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। तो चार्ल्स बेसी ने क्या बताया, विकास का क्रम जो होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है। एक ही समय में पौधे के सभी अंगों का विकास समान गति से नहीं होता है, यानी पौधे के जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं, उनका सभी का विकास अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए कि सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस हम देखें, तो सबसे पहले जो है वो रूट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यहां से स्टेम निकलना स्टार्ट होता है, यानी अपवर्ड स्टार्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा,
कि ये जो विकास बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी जैसे रूट सबसे पहले हो गया, उसके बाद लीव्स वगैरह, स्टेम वगैरह। कहने का अर्थ यह है कि सभी अंगों का विकास जरूरत के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार होता है, ना कि एक समान सभी अंगों का विकास हो जाता है। पेरिनियल्स आर प्रिमिटिव देन एनुअल्स, यानी जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जो बहुत सालों तक जीते हैं, मान लीजिए एक पौधा 100 वर्ष तक जीता है, एक पौधा एनुअल यानी 1 वर्ष तक जीता है, तो दोनों में मॉडर्न कौन है? तो मॉडर्न कौन से होंगे? यानी प्रिमिटिव ये वाले होंगे और ये हमारे मॉडर्न होंगे। यानी पेरिनियल्स आर प्रिमिटिव देन एनुअल्स, एनुअल्स की तुलना में जो पेरिनियल्स हैं वो ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं। स्थलीय पौधों से जलीय पादप विकसित हुए हैं, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत बार ये सब पूछे गए। ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, आप सभी के नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे, अपना नोट आउट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी। स्थलीय पौधों से जलीय पौधों का विकास हुआ, पूछ लिया जाता है आपसे कि स्थलीय पौधों जलीय पौधों में सबसे पहले कौन से आए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि स्थलीय पौधों से जलीय पौधों का विकास हुआ है। ठीक है, इपीफाइट्स, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। ठीक है, पौधे सबसे एडवांस हैं, ये पौधे एडवांस होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पादप डाइकोटिलेडॉन्स, एक बीजपत्री पादप मोनोकोटिलेडॉन्स से आद्य प्रिमिटिव है। सिंपल लीव्स, प्रिमिटिव लीव्स, कंपाउंड लीव्स ये प्रकृत हैं, यानी सिंपल लीव्स प्रिमिटिव है और कंपाउंड लीव्स प्रगत है। ठीक है, सिंपल लीव्स बहुत पुरानी है, जो कंपाउंड लीव्स होती हैं वो प्रगत है। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, सिंपल लीव्स और प्रिमिटिव लीव्स ये सब क्या होती हैं, थोड़ा डिटेल में जाना होगा इनको, तो जब चैप्टर आएगा तो हम जरूर इनको अध्ययन करेंगे। परसिस्टेंट लीफ प्रिमिटिव है, डिसिडुअस लीफ एडवांस है, द्विलिंगी पुष्प आद्य है तथा एक लिंगी प्रकृत है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है, आप इनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। जैसे पॉलीमेरस प्रिमिटिव है, ओलिगोमेरस एडवांस है, मोनोइसियस प्रिमिटिव है और डायोसियस जो है वो एडवांस पौधे हैं। एकल पुष्प आद्य है तथा पुष्पक्रम में प्रगत है, फ्लावर्स विथ पेटल्स आद्य हैं और अपेटलस पुष्प प्राकृत हैं। ठीक है, पेटल मतलब होता है, फ्लावर विथ पेटल मतलब पंखुड़ियां जो होती हैं। ठीक है, और अपेटलस मतलब उनमें पंखुड़ियां नहीं होती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो दल विन्यास, ये सब लोग पढ़ेंगे आगे चल के बहुत डिटेल में। दल विन्यास के विकास का क्रम इस प्रकार है, जैसे ट्विस्टेड। ठीक है, ट्विस्टेड के बाद आया है हमारा इम्ब्रिकेट और उसके बाद वॉल्वेट, ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे हम लोग। इसके बाद एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक प्रगत है। ठीक है, इसके बाद हाइपोजिनस आद्य है, इपिगाइनस प्रगत है, पॉलीस्टेमिनस आद्य है, आद्य मतलब होता है एडवांस। ठीक है, आद्य मतलब आद्य मतलब होता है प्रिमिटिव और ये प्रगत मतलब होता है एडवांस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इससे, क्योंकि डाउट हो सकता है, इंग्लिश और हिंदी में कभी कभी हो जाता है डाउट। इसके बाद बात करेंगे वर्गीकरण की इकाइयाँ दोस्तों कौन कौन सी हैं। तो वर्गीकरण की इकाइयों में सबसे पहले हमारा जैसे जगत किंगडम क्या है, इसके बाद प्रभाग उसका डिवीज़न क्या है, उप प्रभाग सब डिवीज़न, क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, सब ऑर्डर क्या है। ठीक है, ट्राइब क्या है, कुल, फैमिली। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फैमिली क्या है, उपकुल, सब फैमिली क्या है, तो ये चीज़ें हम लोग इकाइयाँ होती है। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की इकाई नहीं है, तो इनमें से अगर कोई दूसरा होगा तो वो वर्गीकरण की इकाई नहीं होगा। ये पूरे आप पढ़ लीजिएगा, सब ट्राइब, वंश, उपवंश, जाति, उपजाति, किस्म, उपकिस्म, फोमी, स्लोन, लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखना कि इनके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वंश जाति कोटियाँ हमेशा लैटिन भाषा में लिखी हों, ये पॉइंट है, याद रखना कि वंश और जाति की जो कोटियाँ होती हैं हमेशा लैटिन भाषा में लिखी हो, हाथ से लिखते समय अंडरलाइन किया जाना चाहिए, और अगर कंप्यूटर से है तो थोड़ा सा इटैलिक होता है वो। शैवाल यानी एल्गी, तो एल्गी क्या है, एल्गी ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्लांट बॉडी जिनकी स्टेम, रूट, लीव्स, यानी जो इनकी बॉडी होती है वो स्टेम, रूट, लीव्स इत्यादि में बटी नहीं होती है। यू कैन नॉट सेपरेट आउट ऑल दीज थिंग्स, सब आपको लगेगा एक ही में मिक्सअप है सारी चीज़ें। एल्गी की लगभग 30,000 जातियाँ स्पीसीज पाई जाती हैं और इसमें उपवर्ग जो है 8 है।
आठों उपवर्ग के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न इनसे पूछा गया है। देखिए साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा ये एक उपवर्ग है। क्लोरोफाइटा इसमें ऐसे ग्रीन एल्गी आते हैं। युग्लिनोफाइटा कुछ युग्लिना की तरह देखने को होते मिलते हैं आपको। कैरियोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, लाइक कलर्स के अकॉर्डिंग भी इनको डिवाइड किया गया है। क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, इसमें सारे एल्गी देखने को आपको मिलेंगे। तो शैवाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे शैवाल बहुत ही निम्न कोटि के पादप हैं। निम्न कोटि मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती आदि का निर्माण नहीं होता, यानी इसमें सारी चीज़ें एक ही में होती हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। शैवाल पृथ्वी के अंदर हर भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल पानी में आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे शैवाल, ठीक है। ऐसे शैवाल बहुत नमी युक्त जगह पर ये पाए जाते हैं। नदी, तालाब, झील, समुद्र के ये मुख्य पादप शैवाल होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ एल्गी के बारे में एक और ख़ास बात, कि एल्गी जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स होता है इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी पृथ्वी पर, ये हम कह सकते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति हरे शैवाल से हुई है, ठीक है, जो ग्रीन एल्गी होते हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, हिपैटिसी, एंथोसिरोटी और मससाई। लगभग 8500 इनकी जातियां जो है वो नोन है। चित्र में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार के ब्रायोफाइट्स होते हैं ये, जिसमें फ्यूनेरिया भी है, देखिए मॉर्चेला भी है, एंथोसिरोस है, रिशिया है, लाइक दिस। तो ये कुछ चित्र में आप देख सकते हैं इनको। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। सो ये टेरिडोफाइटा क्या है? इनकी उत्पत्ति 35 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4 भागों में इनको बांटा गया है, जिसमें साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलोमाफाइटा एंड टेफाइटा, ये इसके 4 भागों में बांटा गया है। क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है टेरिडोफाइटा को निम्नलिखित में से कौन सा भाग में विभाजित नहीं किया गया है, इन ऑप्शन को छोड़कर अगर कोई दे देगा तो वो नहीं होगा। जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिना, मॉर्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम, ये अगर एग्जाम्पल कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से एक टेरिडोफाइट नहीं है, तो ऐसे आप इन चीज़ों को बता सकते हैं कि हाँ ये टेरिडोफाइट नहीं है। ये नाम याद कर लेंगे, ध्यान में रहेगा आपके। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लेते हैं अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? फूल वाले पौधे नहीं होते हैं, यानी इनमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। नग्न बीजी पौधे होते हैं, इनको नग्न बीजी पौधे भी जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, अंडाशय नहीं होता है, फल नहीं बनता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके जो आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, यानी पेरिनियल होते हैं। काष्ठी लकड़ी पाई जाती है, इसमें लकड़ी होती है, सदाबहार होते हैं। अब अगर हम इसको चित्र देखें इनके किस प्रकार के हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स जैसे साइकस, पाइनस, इफेड्रा, लाइक दिस, ये सब आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये पौधा भी आप कई बार अपने आसपास देखते होंगे, इस प्रकार के पाइनस वगैरह होते हैं, साइकस होते हैं, तो ये लोग सजावट के रूप में भी इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद आवृत बीजी, अनावृत देख चुके हैं। आवृत बीजी पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इसमें पुष्पीय पौधे होते हैं, बीज बंद रहते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल सब कुछ पाया जाता है इनमें। 2 वर्गों में इनको बांटा गया है, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉटिलिडॉन, द्विबीजपत्री यानी बाइकॉटिलिडॉन, डाइकॉटिलिडॉन। ये हम बात कर चुके हैं, इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इसके बारे में पॉइंट आया था, एक संदर्भ आया था वहाँ पे, तो उससे लेकर रिलेट हम लोग कर सकते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, गुड़हल आदि ये सब इसमें आते हैं। एंजियोस्पर्म में अगर द्विबीजपत्री के उदाहरण कभी कभी पूछ लेता है, तो चना, मटर, सरसों, आम इत्यादि द्विबीजपत्री, यानी जो बीज होता है वो 2 पत्रों में बढ़ जाता है, ऐसे लाइक दिस, तो उसे हम द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या क्या आता है? गेहूँ आता है, बांस आता है, जौ आता है, ताड़, खजूर, ताड़, प्याज इत्यादि, ये सब हमारे मोनोकॉटिलिडॉन में आते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा अंकुरण के बारे में, यानी सीड जर्मिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों जर्मिनेशन का अर्थ होता है कि बीज से पौधे का बनना, उसे हम जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं या अंकुरण कहा जाता है। अब अगर अंकुरण की हम लोग चित्र में स्टेप थोड़ी सी देख लें, तो देखिए यहाँ पर एक बीज था, इसको सारी कंडीशन प्रोवाइड की गई। और कंडीशन क्या प्रोवाइड की जाएंगी इसके बारे में बता देते हैं। आवश्यकता इसको होती है जल की, ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट याद रखिएगा। जल बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर, रोशनी, अंधेरा भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। कई अलग अलग पौधों की अलग अलग वो होती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इन सब की उपस्थिति में, इन सभी चीज़ों की उपस्थिति में यहाँ पर देखने को आपको क्या मिलता है? तो सीड जर्मिनेशन में देखिए यहाँ पर एक सीड है आपके सामने।
अब इसमें क्या है कि जब इसको कंडीशन फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो स्टेप 2 की ओर अगर आप जाएंगे तो आप देखिए इसमें सबसे पहले रेडिकल आना स्टार्ट हुआ है। रेडिकल ये एक रूट का स्टार्टिंग फॉर्म होता है। जब रूट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो रेडिकल से ही शुरू होता है और ये हमेशा नीचे की ओर ही होता है। इसका मुख प्रकाश के विपरीत ही होता है क्योंकि ये प्रकाश के लिए अति संवेदनशील होती है, जिससे उससे विपरीत जाती है। तो रेडिकल सबसे पहले। इसके बाद यहां पर देखिए हाइपोकॉटिलेडॉन, ये ग्रीनिश एरिया, ये बिंदु है जहां से स्टेम का फॉर्मेशन यानी ऊपर की ओर फॉर्मेशन स्टेम का स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए इस बीज का जो को यानी कवर है, कोट है, वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए अब क्या हुआ, रूट नीचे की ओर देखिए बढ़ने लगी, यहां से पोषण लेना जब स्टार्ट कर देगा, ठीक है, न्यूट्रिशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो कॉटिलेडॉन यानी हमारा क्या स्टेम का जो पोर्शन होगा वो ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और रूट नीचे की ओर। ठीक है, तो इस तरह से ये आवश्यक पदार्थ तथा वातावरण में बीज से पौधा बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अंकुरण कहलाती है। तो ये एक प्रश्न है जहां बार बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में, और आप भी इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण यानी द फॉर्मेशन ऑफ फूड। सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये पत्तियां फूड का फॉर्मेशन करती हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन को लिबरेट करती हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन को देखना चाहें तो आप नीचे देख सकते हैं, ये इसकी रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो कि रूट से मिल जाएगा उसको, प्रकाश होगा, और क्लोरोफिल इसकी उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और कुछ जल भी रिमूव होता है, कुछ जल भी एक्सक्रीट होता है इस प्रोसेस के दौरान। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। इसका अगला लेक्चर मैं कल लेकर आऊंगा आपके लिए, तो तब तक जुड़े रहिएगा और